नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह वीकेंड लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आर्टिकल नंबर 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन along with आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which discuss about pardoning power of president and governor of states। इस लेक्चर में इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले बात उठेगी कि आखिर आर्टिकल 72 और 161 में डिस्कस किए गए पार्डनिंग पावर की फिलॉसफी क्या है, और पार्डनिंग पावर के अंतर्गत जो रिमिशन का पावर है, रिप्राइव का पावर है, कम्यूटेशन का जो पावर यूज किया जाता है, आखिर इन वर्ड्स की स्पेसिफिक मीनिंग क्या होती है। इसके बाद बात आएगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और यूनाइटेड किंगडम में ये प्रोविजन कैसे यूज होते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आए, इसके पहले सीआरपीसी 1861, 1872, 1882 और 1898 के प्रोविजंस को भी देखेंगे। फिर इसके बाद 28 दिसंबर 1948 और 17 सितंबर 1949 इन दो तारीखों पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में चर्चा की गई आर्टिकल 72 और 161 को लेकर। क्या हुआ वहां, उसकी बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आखिर वास्तविकता में आर्टिकल 72 आज के दिन क्या कहती है, कैसा पावर दे रही है बेयर एक्ट के जरिए। फिर बात उठेगी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है आर्टिकल 72 और 161 में, और दूसरी ओर जो जुडिशरी को पावर दिया जाता है अपील के दौरान या रिवीजन के दौरान सेंटेंस को सस्पेंड करने का, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है। इस रिलेशनशिप को लेकर दो केसेस बहुत लीडिंग हैं जो आती हैं। पहली केस आती है कमांडर इन चीफ के.एम. नानावती की। के.एम. नानावती के केस में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ढंग से डिसीजन दिया था, एक सही डिसीजन दिया था, लेकिन वहां गवर्नर के ऑर्डर को चैलेंज किया गया, उसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां एक बार फिर डिसेंटिंग जज जस्टिस कपूर ने एक रैशनल जजमेंट दिया, एक रैशनल बेस का जजमेंट दिया, और इस बेस को रिकॉग्नाइज किया सेम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सिर्फ 45 दिनों के अंदर। और 45 दिनों के अंदर सेम बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के केस आई शरद चंद्र राभा वर्सेस खगेंद्र नाथ की। इस मुकदमे में, जो असम से रिलेटेड है, इस मुकदमे में जस्टिस कपूर के पहले के डिसेंटिंग ओपिनियन को अपना मेन ओपिनियन के रूप में इस्टैब्लिश किया। फिर बात उठेगी जुडिशियल रिव्यू को लेकर के पार्डनिंग पावर के, कि पार्डनिंग पावर के ऑर्डर का क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इस पर आएंगी 4 लीडिंग केसेस। सबसे पहले केस आएगी मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। इस केस में वास्तविकता में यह केस चैलेंज कर रही थी सेक्शन नंबर 433A सीआरपीसी को, जिसे अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था। बात उठेगी कि आखिर 432, 33 और 433A कहते क्या हैं, और यहां चैलेंज किया गया था कि 433A आर्टिकल 14 का वायलेशन करती है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेशन करती है। और इसके साथ ये बात उठी कि क्या पार्डनिंग पावर का जो ऑर्डर गवर्नर या प्रेसिडेंट देते हैं उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यहां लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को इस्टैब्लिश किया। क्या होता है लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद केस आएगी केहर सिंह की। केहर सिंह का मुकदमा, केहर सिंह से आप सभी परिचित हैं। केहर सिंह का मतलब जिनको मृत्यु दंड दिया गया, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था मिसेस गांधी के एसेसिनेशन में। और इसमें इनके बेटे जो है वो आर्टिकल 72 में एप्लीकेशन लेकर पहुंचते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहां कि लॉ के कोर्ट्स ने जो जजमेंट दिया है ये इरोनियस है और मेरे पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं और आप इन्हें आर्टिकल 72 में क्षमादान कीजिए। वहां पर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम कोर्ट के डिसीजन को चेक नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है हम उसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। पहला बिंदु इशू यही बनता है कि क्या प्रेसिडेंट स्क्रूटनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं किसी कोर्ट ऑफ लॉ के जजमेंट के सेंटेंस को। फिर बात यहां उठी कि उनके लड़के केहर सिंह के बेटे ने यह बात रखी कि आप हमें ओपन हियरिंग का, आप हमें ओरल हियरिंग का मौका दीजिए।
जिसे डिनाई किया, जिसे डिनाई कर दिया प्रेसिडेंट ने। यह भी इशू उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या पिटिशनर को ओरल हियरिंग का राइट है जब वो पिटिशन लेकर जाते हैं पार्डनिंग की। इसके बाद जो केस आएगी वो केस आएगी उत्तर प्रदेश से। केस का नाम है स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां एक सिटिंग एमएलए को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है क्योंकि उन्होंने एक मर्डर कॉज किया। और मर्डर कॉज करने के बाद, मर्डर कॉज कर दिया, उनको कन्विक्शन दे दिया गया। कन्विक्शन के कारण उनकी सीट वैकेट हो जाती है। वो पार्डनिंग के लिए, रिमिशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जस्ट 3 महीने के अंदर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी जब एमएलए के रूप में जीत जाती हैं, फिर से वो एप्लीकेशन देती हैं और इस बार वही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एलआईयू डिपार्टमेंट जो पहले निगेटिव रिपोर्ट दे रहा था अब बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट देता है और ये महाशय दोबारा पिटीशन फाइल करते हैं पार्डनिंग का। और पार्डनिंग की इस बार जो पिटीशन ये फाइल करते हैं गवर्नर के यहां, वहां पहले वाली पिटीशन को भी छिपा लेते हैं और साथ साथ ये भी नहीं बताते कि इनके ऊपर हत्या के 5 और मुकदमे चल रहे थे। तो इस कारण से यहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के दिए सेकंड जो ऑर्डर था रिमिशन का, उसको क्वैश कर दिया। इसके बाद बात उठेगी इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की। यहां पर जस्टिस बैठेंगे जस्टिस अरिजीत पसायत और यहां बड़े विस्तार से उन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट के केसेस को कोट करते हुए, जस्टिस सदरलैंड को कोट करते हुए, टाटा सेलुलर कंपनी के केस को कोट करते हुए इस्टैब्लिश किया, पूरे डोमेन को इस्टैब्लिश किया जुडिशियल रिव्यू ऑफ द पार्डनिंग पावर को। यहां इस केस में एक और बिंदु उन्होंने डिस्कस किया कि कोसाई जुडिशियल बॉडीज के ऊपर जितना स्क्रूटनाइजेशन का पावर कोर्ट्स के पास होता है, उतने ही पावर का इस्तेमाल वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पार्डनिंग पावर या किसी पावर के स्क्रूटनी करते समय कोर्ट्स कर सकती हैं। क्या रिलेशनशिप है, इसको उन्होंने डिस्कस किया एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को साइट करके, उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल 72 और 161 में डिस्कस किए गए पार्डनिंग पावर को लेकर। विश्व की जितनी भी सुस्थापित विधि व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस वर्ल्ड में काम कर रही हैं, सारे ही कॉन्स्टिट्यूशंस में एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिलती है, वो कि चाहे वो किंग के रूप में किंग को एथराइज करके या एग्जीक्यूटिव हेड को एथराइज करके या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के रूप में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को एक पावर देते हैं और उस पावर को कहा जाता है पार्डनिंग का। एक पार्डनिंग पावर विश्व के हर विधि व्यवस्था ने दी है। और इसका मतलब क्या? अगर आप पार्डनिंग को देखिए तो पार्डनिंग का मतलब है क्षमा कर देना। और जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, जब भी आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो इसका मतलब आप उसकी गलतियां, आप ये नहीं मानते कि उसने कोई गलत काम किया है। और क्षमा आप कब कर सकते हैं? तो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल आप किसी भी समय कर सकते हैं। मुकदमे के चलने के पहले भी कर सकते हैं, मुकदमे के चलने के दौरान भी कर सकते हैं और सेंटेंस हो जाने के बाद भी कर सकते हैं, कन्विक्शन के बाद भी किया जा सकता है। क्या असर होगा इसका जब आप पार्डन कर देंगे? अगर मुकदमा चलने के पहले आपने फुल फ्लेज पार्डनिंग कर दी तो हम ये मान लेंगे कि उस आदमी ने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, वो अपराध जिसके लिए उसके ऊपर चार्ज लगाया गया वो उसने किया ही नहीं, तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी उसके ऊपर आरोपित नहीं की जाएगी, चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कन्विक्शन के बाद आपने रिमिशन का काम किया, या तो पार्डनिंग आपने फुल कर दी या उसके सेंटेंस को रिड्यूस किया, रिमिश किया, ऐसे सर्कमस्टांस में हम वहां भी ये मानेंगे कि सोशल डिसेबिलिटी से वो आदमी फ्री हो गया, एक नई क्रेडिबिलिटी उसको दी जाएगी, एक नए आदमी के रूप में हम उसे सोसाइटी में एस्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि सोशल डिसेबिलिटी हटा दी जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उस आदमी के पास मान लीजिए कोई पोस्ट है जो इस कन्विक्शन के कारण छोड़नी पड़ती है तो वो पोस्ट उसे वापस दिला दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर उनसे कोई प्रॉपर्टी ले ली गई है, प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है या किसी प्रॉपर्टी में किसी और व्यक्ति का राइट डिवोल्यूट कर चुका है तो वो चीजें उनको वापस नहीं दिलाई जाएंगी। अब शुरू करते हैं कि आखिर इसके पीछे के फिलॉसफी क्या है,
किस फिलॉसफी से ये काम करता है। तो फिलॉसफी देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट ने एक केस आती है और केस का नाम है बिडेल वर्सेस पेरोविच। बिडेल वर्सेस पेरोविच के केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया, यूएस सुप्रीम कोर्ट in case of Biddle versus Perovich, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ए पार्डन इन आवर डेज इज नॉट ए प्राइवेट एक्ट ऑफ ग्रेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल हैपनिंग टू पोजेस पावर। यहां सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है यूएस के कि जो पार्डनिंग का पावर है यह किसी व्यक्ति का पर्सनल पावर नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में लिए गए क्षमता का इस्तेमाल नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यह संवैधानिक व्यवस्था का एक पार्ट है। एंड व्हेन ग्रांटेड, जब इसे दिया जाता है, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टीमेट अथॉरिटी दैट इन द पब्लिक वेलफेयर इट इज नेसेसरी। मेन टारगेट क्या है? टारगेट है इन पब्लिक वेलफेयर। कहने का मतलब पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल आप कब करेंगे? तो यहां पर ग्राउंड बन के आता है पब्लिक वेलफेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। यह पर्सनल एक्ट ऑफ ग्रेस नहीं मानी जाएगी। अगर अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखें जो कि पार्डन और पैरोल को डिस्कस करता है, तो वो कहता है एवरी सिविलाइज्ड कंट्री recognizes and has therefore provided for the pardoning power which to be exercised in the act of humanity in proper cases. Without such power of clemency to be exercised by some department or functionary of a government, a country would be most imperfect and deficient in political morality. तो अगर अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप पढ़ें तो वहां पर साफ साफ कह देता है कि विश्व की किसी भी व्यवस्था में अगर पार्डनिंग पावर की व्यवस्था नहीं है, अगर क्लेमेंसी की व्यवस्था नहीं की गई है, तो वो विधि व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्परफेक्ट है और डिफिशिएंट मानी जाएगी पॉलिटिकल मोरालिटी को जब हम चेक करेंगे। यहां इंग्लैंड को अगर हम देखें तो इंग्लैंड में यह टाइम इममेमोरियल से पावर इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक एट्रीब्यूट मानते हैं सॉवरेनिटी का, और सॉवरेनिटी के एक एट्रीब्यूट के रूप में देख करके इस पावर को टाइम इममेमोरियल से इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस की ओर फिर से लौटकर, और यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल आती है, आर्टिकल नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर 1। क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 1। यूएस आर्टिकल 2, सेक्शन 2 एंड क्लॉज 1। अगर यहां देखें तो ये कहते हैं कि दिस पावर इज एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट by United States Constitution, and in the various state and territories it is either conferred by the constitutional power provision or organic act and provided by some statute, the power usually being conferred upon the governor or upon a board of which governor is a member. अब आते हैं बात कि आखिर पार्डनिंग पावर को जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में आखिर इसकी क्या विधि व्यवस्था निकल के आती है। यूनाइटेड किंगडम को हमने देखा, यूएस को देखा, अब आते हैं कि भारत में क्या व्यवस्था है। तो भारत में संविधान लागू होने के पहले, बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, द लॉ ऑफ पार्डन वाज सेम एज इन द इंग्लैंड। क्यों हमारा और इंग्लैंड के एक जैसा क्यों था? क्योंकि हमारे यहां भी जो सॉवरेन पावर का इस्तेमाल हो रहा था वो इंग्लैंड के द्वारा ही किया जा रहा था, इसलिए हमारे और उनका पार्डनिंग पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले सेम था। अब इसके बाद बात उठती है 1861, 1872, 1882 और 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। सिंस 1861 सक्सेसिव क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स कन्फर्ड ऑन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया लिमिटेड पावर ऑफ क्लेमेंसी। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। 1861 से लेकर के चार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात आपके सामने रख रहा हूं। 1861 सीआरपीसी, 1872 सीआरपीसी, 1882 सीआरपीसी,
और 1898 सीआरपीसी। समझिए, इन चारों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक तरफ एग्जीक्यूटिव को क्लेमेंसी के पावर भी दिए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट और जो भी मतलब सुपीरियर जो भी कोर्ट्स रही, उन कोर्ट्स को यह भी पावर दिया जा रहा था कि जब अपील आपके सामने आए, जब रिवीजन आपके सामने आए, तो आप रिवीजन के निपटाने के पहले अपील के फाइनलेशन तक आप उस कन्विक्शन ऑर्डर को, आप उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही पावर, एक तरफ एग्जीक्यूटिव को यह पावर दिया जा रहा था क्लेमेंसी का, और वहीं दूसरी ओर ये चारों सीआरपीसी में जुडिशरी को भी पावर दिया जा रहा था, किस चीज का, कि वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकते हैं जब तक कि अपील पूरी तरह से निपटा नहीं दी जाती या रिवीजन एप्लीकेशन फाइनलाइज नहीं कर दी जाती। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 1882 और 1898 के सीआरपीसी में यह बात निकल के आई कि इफ कोर्ट्स use such power, they must provide their reason in writing. उन्हें अपने कारण को रिटन में देना पड़ेगा। यह बात निकल के आई थी 1882 सीआरपीसी और 1898 सीआरपीसी में। अब इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जब आप देखेंगे तो वहां आएगा सेक्शन नंबर 295। जो भी लोग मास्टर डिग्री में हैं वो ये हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप मास्टर डिग्री में, एलएलएम में आप आंसर लिख रहे हो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन का, तो जरूरी है कि आप वहां कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट में क्या हुआ था ये बताइए, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रोविजंस डिस्कस कीजिए और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना ना भूलिए। इसी कारण से वीकेंड लेक्चर सीरीज में जितने भी टॉपिक्स मैं कॉन्स्टिट्यूशन से उठा रहा हूं, उन सब की फुल एनालिसिस आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप अगर कंपटीशन की दुनिया में आए हैं तो भी आपको स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, और अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो वहां भी आप अपनी आंसर बुक में क्वालिटेटिव आंसर दे सकें। आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 295 पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन है सेक्शन 295। क्या कहता है सेक्शन 295? ये कहता है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ प्रोविंस if any person have charged with the capital punishment or the death penalty, then the governor general have power to provide pardon or remission or reprieve। यहां पर ये पावर इस्तेमाल किया गया कि गवर्नर जनरल के पास ये पावर होगा उस प्रोविंस के टेरिटरी के अंदर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो वो उस कैपिटल पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं, उसकी सजा कम कर सकते हैं, उसकी सजा के नेचर को कम कर सकते हैं, उसके नेचर को बदल सकते हैं, और साथ में उस सजा पर थोड़े दिन के लिए सस्पेंशन भी लगाने का पावर दिया गया गवर्नर जनरल को। 1935 लागू होने के पहले यह पावर गवर्नर जनरल काउंसिल के पास था। Then all such power which can be capitalized by Governor General in Council before 1935 can be used and capitalized by Governor General। तो यहां पर यह कहा गया 1935 के सेक्शन 295 में पावर किसके पास आया? पावर आया गवर्नर जनरल के पास। पहले किसके पास था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास था। अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तारीख आती हैं जिन तारीखों पर डिबेट हुई, और वो तारीख थी 29 ऑफ दिसंबर 1948 और दूसरी थी 17 ऑफ सितंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में इन दो तारीखों पर चर्चा हुई, आर्टिकल 72 और 161 पर। लेकिन इन पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात पर ना तो कोई डिबेट हुई, ना ही इस पर कोई बिंदु उठाया गया।
और सीधे सीधे आर्टिकल 72 को ले लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 295 में जो पावर गवर्नर जनरल को दिया गया था उसी को एक्सटेंड कर दिया गया प्रेसिडेंट को देते हुए। अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद भी अगर आप सीआरपीसी को देखें, 1898 के सीआरपीसी को जब आप देखेंगे तो वहां सेक्शन 401, 402 और 426 वो अभी भी क्लेमेंसी का पावर एग्जीक्यूटिव को दे रहे थे। वो अभी भी क्लेमेंसी का पावर, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का पावर जुडिशरी को दे रहे थे। अब एक बात निकल के आई कि जो क्लेमेंसी का पावर दिया गया, यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देखा कि गवर्नर जनरल को दिया गया। अब इसके बाद यह पावर दिया गया प्रेसिडेंट को और साथ में 161 में स्टेट के टेरिटरी के अंदर स्टेट लॉस के केस में यह पावर दिया गया गवर्नर को। क्या है आर्टिकल 72? पहले इस पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 72 स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन। पहली चीज, इनके पास पावर है क्या देने के लिए? पार्डन। दूसरी बात कहते हैं रिप्राइव्स। फिर आते हैं रिस्पाइट्स और रिमिशन, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट। सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट। किस चीज की? कम्यूट द सेंटेंस, commute the sentence of any person convicted of any offense in all cases where the punishment or sentence is by a court martial, in all cases where the punishment or sentence is for an offense against any law relating to a matter in which executive power of the union extends, in all cases where the sentence is a sentence of death। तो आर्टिकल 72 में पार्डन का, रिप्राइव का, रिस्पाइट का, रिमिशन का और सेंटेंस को सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट करने का पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। अब बात उठती है कि आखिर ये जो पावर दिए गए इनके मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग निकल के आती है? क्या कहते हैं रिप्राइव को, कब कहते हैं रिस्पाइट की क्या मीनिंग है, कम्यूटेशन किसे कहते हैं और रिमिशन किसे कहते हैं? एक एक करके देखते हैं। पार्डन का मतलब आप समझ रहे हैं, पार्डन का मतलब फुल तरीके से, पूरी तरीके से माफ कर देना, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी आपके ऊपर आरोपित नहीं होगी जो भी कन्विक्टेड या एक्यूज पर्सन होगा। रिप्राइव किसे कहते हैं? तो रिप्राइव कहते हैं टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट। टेम्पोररी सस्पेंशन, टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट को हम रिप्राइव कहते हैं। रिस्पाइट का मतलब है पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट टू द फ्यूचर। क्या चीज का? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। रिमिशन, रिमिशन की क्या मीनिंग? रिमिशन की मीनिंग है रिड्यूस द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट ही होगा, बस अगर पहले 10 साल है तो उसको घटाकर 2 साल कर देंगे। तो रिमिशन का मतलब रिड्यूस द पनिशमेंट, रिड्यूस द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। अब आते हैं कि कम्यूट किसे कहते हैं। कम्यूट करने का मतलब होता है चेंजिंग पनिशमेंट, मींस सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट विल बी चेंज। यहां क्या होगा? पनिशमेंट के सॉर्ट को ही हम चेंज कर देंगे। जी,
तो ये पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को। अब सीआरपीसी में इस तरीके के पावर यूज करने को दिए गए हैं, सस्पेंशन का जो पावर है वो यूज कर सकते हैं हमारी कोर्ट्स भी। अब बात उठ के आएगी कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता है या क्या कोई रिश्ता बनता ही नहीं है। तो रिश्ता है, क्लेमेंसी का जो पावर एग्जीक्यूटिव को दिया गया है और जो पावर सेंटेंस के सस्पेंशन का दिया गया है जुडिशरी को, इनके बीच में रिलेशन है। और रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हुए दो केसेस आती हैं। पहली केस है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की। क्या हुआ के.एम. नानावती में जी? इन केस ऑफ के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, देखते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। के.एम. नानावती केस, ये डिस्प्यूट इसी केस में आया। इन नानावती केस फुल 5 जजेस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अफर्म द ऑर्डर ऑफ गवर्नर। के.एम. नानावती को कि उनके रिमिशन ऑर्डर दिए गए थे, रिमिशन का ऑर्डर दिया गया था उनके सेंटेंस का गवर्नर ऑफ बॉम्बे के द्वारा, जिसे हाई कोर्ट के फुल 5 जजेस बेंच ने अफर्म कर दिया था। कोर्ट हेल्ड दैट having the regard to the language of Article 72 and 161, which was similar to Section 295 of 1935 Government of India Act and similar to Article 2, Section 2, Clause 1 of Constitution of America, the President and Governor in India have the same power of pardon, reprieve and clemency, both its nature and its effect as possessed by sovereign in Great Britain or by the President of United States. Therefore, in India, the power of pardon and the lesser powers to reprieve, suppression, etc. could be exercised before or during or after the trial. यहाँ जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था उसने एक कंपैरिजन रखा, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखा, यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, ग्रेट ब्रिटेन में जो चीजें चल के आ रही थी उनको देखा और कहा कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं और जो राज्यों के गवर्नर हैं वो पार्डन का, रिप्राइव का, रिमिशन का, कम्यूट का जो पावर है वो किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रायल के चलने के पहले, ट्रायल के चलने के दौरान और उसके बाद सेंटेंस होने के बाद भी इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गवर्नर के ऑर्डर को उन्होंने वैलिड करार दिया। लेकिन यह मुकदमा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस गई तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के इस ऑर्डर को भेजा गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, यह देखने के लिए कि क्या यह ऑर्डर वैलिड है। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट वन ऑफ द नेचर ऑफ द पार्डनिंग पावर। यहां पार्डनिंग पावर के नेचर को चैलेंज नहीं किया गया था, यहां चैलेंज यह किया गया था कि व्हेनेवर सुप्रीम कोर्ट सीजेस द मैटर इन इट्स ओन डोमेन, वेदर before the finalization of the matter by Supreme Court, the governor can issue any such type of order. यहां पार्डनिंग पावर के नेचर को चैलेंज नहीं किया, यहां ग्राउंड ये बना गवर्नर के ऑर्डर को चैलेंज करने का कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपील एक्सेप्ट कर ली है, जब उस मामले को अपने पास ले लिया है, तो जब तक वो उस पर फाइनल ऑर्डर नहीं देता, फाइनल निपटारा नहीं करता, क्या गवर्नर के पास कैपेसिटी और पावर होगा इस तरीके के ऑर्डर देने का। यह बात निकल के आई। अब यहां पर 5 में से जो जजमेंट आई वो 4:1 की आई, और 4:1 की जो जजमेंट आई, इस जजमेंट ने कहा कि जो गवर्नर का ऑर्डर है, गवर्नर ऑर्डर इज नॉट वैलिड। क्यों? इन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया तब आप यहां पर ऐसे ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। यहां पर मेजॉरिटी की ओपिनियन गलत थी। यहां डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे थे जस्टिस कपूर इन हिज डिसेंटिंग ओपिनियन। यह सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरती है या हमारी जुडिशरी की खूबसूरती आप कह सकते हैं
कि डिसेंडिंग ओपिनियन बहुत सारे मुकदमों में आप देखेंगे कि आगे चलकर वो गाइडलाइंस की तरह नजर आए, आगे के मुकदमों में वो फुल बेंच के डिसीजन होके आए। चाहे आप बेसिक स्ट्रक्चर को देख लीजिए और चाहे आप एचआर खन्ना सर की जजमेंट को देख लीजिए जो कि ओएडीएम जबलपुर के केस में उन्होंने दी, और चाहे यहां आप जस्टिस कपूर को पढ़ लीजिए जो कि एम नानावती के केस में कहा गया। यहां माइनॉरिटी और द डिसेंटिंग जज जस्टिस कपूर राइटली स्टेटेड दैट power to suspend a sentence was a power of pardoning power which could be exercised at any time and which did not conflict with the power of the court because the executive and judicial control over sentence is governed by distinct and different consideration। इन्होंने साफ साफ कहा कि जो जुडिशरी का पावर है और जो एग्जीक्यूटिव का पावर है दोनों अलग अलग है। आखिर जस्टिस कपूर इशारा किस ओर कर रहे थे? जस्टिस कपूर सदरलैंड के द्वारा दिए गए डिसीजन की ओर इशारा कर रहे थे और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्राफ्ट की ओर इशारा कर रहे थे। वहां उन्होंने क्या कहा? वहां उन्होंने डिसाइड किया कि जुडिशरी का मतलब है जब जुडिशियल माइंड का इंप्लीमेंटेशन करके आप सेंटेंस देते हैं, आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, तो यहां कहा जाता है ये एक जुडिशियल एक्ट है। लेकिन जब एग्जीक्यूटिव अपनी क्लेमेंसी के पावर का इस्तेमाल करता है देन इट इज कॉल्ड एज ओनली ए एग्जीक्यूटिव एक्ट ऑफ पार्डनिंग, जो जुडिशियल एक्ट से कहीं मैच नहीं करता। कहना क्या चाहते थे सदरलैंड और वहां पे जस्टिस क्राफ्ट? उन दोनों लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सेंटेंस को एग्जीक्यूट करना। उन्हें सेंटेंस को फाइनलाइज करने का पावर नहीं है, वो पावर जुडिशरी के पास है। और जो एग्जीक्यूट करने की जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पावर है, वो है एग्जीक्यूटिव के पास। तो अगर एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी के पावर का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं से भी जुडिशियल एक्ट में ना तो इंटरवेंशन करते हैं, ना किसी तरीके से जुडिशरी के प्रिविलेज में, जुडिशरी के डोमेन में उसे इंटरफियरेंस नहीं माना जा सकता। जो आपका जजमेंट है, जो आपके सेंटेंस है, वो इंटैक्ट कंडीशन में बने रहते हैं। इस ओर इशारा कर रहे थे जस्टिस कपूर, और इसलिए जस्टिस कपूर ने कहा कि यहां जो ऑर्डर दिया है गवर्नर ने, जो सस्पेंड करने का, उन सजा को सस्पेंड करने का जो ऑर्डर है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी की बात कर रहे हैं, वो हमारे जुडिशियल डोमेन के अंदर किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां ये डिसेंटिंग जज थे। अब जस्ट 45 दिन के अंदर ये जजमेंट आई थी 5 सितंबर 1962 को। कमांडर इन चीफ के एम नानावती की जो जजमेंट आई थी वो 5 सितंबर 1962 को आई थी, और यहां से 45 से 50 दिन के अंदर जजमेंट आ जाती है 27 अक्टूबर 1962 को, और जजमेंट आती है शरद चंद्र राभा वर्सेस खगेंद्र नाथ की। सेकेंड जो केस आती है इस रिलेशनशिप पर, वो केस आती है शरद चंद्र राभा वर्सेस खगेंद्र नाथ की। ये जजमेंट आती है 27 अक्टूबर 1962 को। पहले समझते हैं कि आखिर यहां हुआ क्या था। इंटरेस्टिंग फैक्ट था इसका। यहां पर जो अपीलांट हैं शरद चंद्र राभा, ये अपीलांट साहब को 3 साल के लिए कन्विक्शन मिलता है। एक क्रिमिनल केस में इन्हें 3 साल की कन्विक्शन दी जाती है। असम गवर्नमेंट क्लेमेंसी के पावर का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके इस 3 साल की पनिशमेंट को 16 महीने में रिमिशन कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि शरद चंद्र राभा साहब पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में न फंस जाएं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का यह कहना है कि अगर 2 साल से ज्यादा से आप इंप्रिजनमेंट कर दिए जाते हैं, फाइनल ऑर्डर आ जाते हैं, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट ये कर पाए, इसलिए सरकार ने क्लेमेंसी के पावर का इस्तेमाल किया और इन्हें केवल 16 महीने की पनिशमेंट ऑर्डर दी। अब
मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सेम बेंच, सेम 5 सदस्यों की खंडपीठ जो नानावती जी के केस में बैठी थी वही यहां बैठी। वहां जस्टिस कपूर डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे थे और यहां जस्टिस कपूर के पुराने डिसेंटिंग ओपिनियन को फुल बेंच ने अपनी ओपिनियन के रूप में इस्टैब्लिश किया। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द लीगल इफेक्ट ऑफ जुडिशियल रिडक्शन ऑफ सेंटेंस एंड एग्जीक्यूटिव रिमिशन ऑफ दैट सेंटेंस वाज एंटायरली डिफरेंट। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एंड दैट द अपीलेंट वाज डिस्क्वालिफाइड आल्सो। मतलब ये दोनों अलग हैं और जो आप एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन जजमेंट डिलीवर्ड बाय कोर्ट। जो जजमेंट दिया है कोर्ट ने उस पर कोई असर नहीं आएगा। इसलिए शरद चंद्र राभा का जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो डिस्क्वालिफाइड, वो अभी भी रहेंगे। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 1962 को। अब आते हैं किसी भी पावर के सबसे ज्यादा झगड़े वाले इशू पर। क्या हर समय एक झगड़ा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में देखने को मिलता है कि क्या जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव का पावर आएगा या नहीं आएगा। तो इस पॉइंट पर 4 लीडिंग केसेस आती हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्डनिंग पावर में 4 लीडिंग केस आती है। सबसे पहले देखते हैं मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मारूराम की केस, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर अगर देखें तो सीधे सीधे यह मुकदमा आर्टिकल नंबर 72 और 161 को सेंट्रलाइज नहीं कर रहा था। यह केस उठी थी मोस्टली जो सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 433A को लेकर। कहा गया था कि 433A इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 and in violation of article 20 clause 1। यहां जजेस कौन कौन बैठे? जस्टिस आए जस्टिस कृष्णैयर, जस्टिस आए जस्टिस भगवती, इसके बाद आते हैं जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस फजल अली और साथ में जस्टिस कौशल। ये 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मामला आता है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। 433A अमेंडमेंट के जरिए लाया गया और यहां पर बात उठी थी 432 की, 433 की। मुकदमे में एंटर करें इसके पहले यह समझ लीजिए कि आखिर सीआरपीसी के सेक्शन 432 में क्या है, 33 में क्या है। और इतना विवाद जो कि निकल के आया था 18 दिसंबर 1978 को, उसी दिन यह अमेंडमेंट अप्लाई किया गया था, लागू किया गया था 433A का। क्या कहता है आखिर 433A जिस पर इतना हो हल्ला मचा? अगर देखें सेक्शन नंबर 432, 433 को, तो सेक्शन 432 सीआरपीसी तो अगर आप पढ़ें तो कहता है कि when any person has been sentenced to punishment for an offense, the appropriate government may at any time without his consent, with consent, with condition or without condition, suspend the execution of its sentence or remit the whole or part of its sentence। सेक्शन 432 सीआरपीसी इस बात को कहता है कि जब किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी गई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे कंडीशंस के साथ और बिना कंडीशन के सस्पेंड कर सकती है एग्जीक्यूशन को या रिमिट कर सकती है पूरे के पूरे सेंटेंस को या उसके किसी पार्ट को। अब आते हैं सेक्शन नंबर 433। 433 कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट कंसेंट ऑफ पर्सन सेंटेंस कम्यूट कर सकती है
यहां कम्यूटेशन का पावर दिया गया। क्या क्या कम्यूट करेंगे? अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है, किसी और सेंटेंस में कम्यूट कर सकते हैं। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो उसे नॉट मोर देन 14 ईयर्स के इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, या सिर्फ फाइन में भी कम्यूट कर सकते हैं। रिगरस इंप्रिजनमेंट को सिंपल इंप्रिजनमेंट या फाइन में कम्यूट कर सकते हैं, और अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट दिया गया है तो उसे फाइन में कम्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं 18 दिसंबर 1978 से इफेक्टिव हुए सेक्शन नंबर 433A क्या कहता है? 433A कहता है उन सारे मामलों में जहां पर कैपिटल पनिशमेंट एक पनिशमेंट है, जहां जुडिशरी के पास ऑप्शन है कैपिटल पनिशमेंट देने का, और वहां पर अगर उन्होंने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया है, या मान लीजिए, या दूसरी ओर कहते हैं कि 433 का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया है कैपिटल पनिशमेंट को। ध्यान दीजिएगा 433A जिसके ऊपर सारा विवाद है। 433A कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट इज एन ऑप्शन, ऑप्शन है कैपिटल पनिशमेंट का, लेकिन जुडिशरी ने क्या किया है? आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बाय कोर्ट। दूसरी ओर क्या कहते हैं? या अंडर सेक्शन 433 CRPC गवर्नमेंट कम्यूट कैपिटल पनिशमेंट इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट। इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में से किसी सर्कमस्टांस में आप रिलीज जेल से तभी होंगे जब आपने 14 साल बिता दिए हों। जब इंप्रिजनमेंट 14 साल आपने काट ली होगी तभी आप जेल से रिहा किए जाएंगे। इस बात के कारण, इस अमेंडमेंट के कारण हजारों लोग अफेक्टेड हो रहे थे। उन लोगों ने एक मार्च भी निकाला, और मार्च निकालने के साथ ही साथ ये पिटीशंस पहुंचती हैं मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर इस मुकदमे को आप देखें तो यहां पर जस्टिस फजल अली ने, जस्टिस कौशल ने, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने, यहां पर फजल अली साहब और कौशल सर ने कंकरेंट जजमेंट दी, और मेन जजमेंट जो दी वो 3 लोगों ने दी, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने, वाई चंद्रचूड़ जी ने, और जस्टिस PN भगवती साहब ने। इन 5 लोगों ने एक बात पर तो अपनी सहमति दी, एक बात पर तो ये बिल्कुल सहमत थे कि जो ये अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 433A का, ये कहीं से भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता, और ये कहीं से भी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का भी वायलेशन नहीं करता। कैसे? इनका कहना था कि देखिए, एक तरफ एक्यूज के राइट हैं, एक तरफ कन्विक्ट के राइट हैं। मान लिया कि कन्विक्शन जिनका हुआ है उनको क्लीमेंसी का एक पावर इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद तो काम करते नहीं, वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। गवर्नर उनकी पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं करते, काम वो भी करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर। लेकिन स्टेट की एक और लायबिलिटी बनती है, स्टेट की लायबिलिटी बनती है लाइफ लिबर्टी को सिक्योर्ड करने की, और ये पैरामाउंट ड्यूटी है किसी भी स्टेट की। तो यहां इन जस्टिसेस ने ये कहा कि अगर बहुत ज्यादा क्लेमेंसी के पावर का इस्तेमाल किया जाता रहा, जो किया जाता है, तो कॉमन जो पीपल इस सोसाइटी के हैं उनके सामने एक खतरा हो जाता है कि एक आदमी ने ऑफेंस किया, हमने उसे सजा दिलाई, क्या हुआ, वो कुछ दिन में फिर से हमारे समाज में वापस आ जाता है। तो यहां पर कॉमन पीपल के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए कि नहीं, जिन्होंने अपराध किया है वो लंबे समय तक सोसाइटी से एक्सक्लूड रहेंगे। 433A जो पार्लियामेंट ने बनाया है ये कहीं से भी आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता, और ये कहीं से भी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का वायलेशन नहीं करता। अब बात आती है यहां पर
जस्टिस फजल अली सर ने एक और पैराग्राफ कोट किया और कहा कि जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, द पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस, इट इज नेसेसरी टू चेंज हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनालिटी. ए लॉन्ग ड्यूरेशन पनिशमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी. कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर आप उसे 2 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में वापस कर देते हैं समाज के बीच में, तो उसे अपनी गलती रियलाइज नहीं होगी. उसे यह रियलाइज नहीं होगा कि उसने वास्तव में एक सिन किया है. उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा, उसकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी. तो उसकी पर्सनालिटी बदलने के लिए जरूरी था इस तरीके के प्रोविजन को बनाना कि कम से कम 14 साल आपको जेल में रहना पड़ेगा. किन ऑफेंसेस के लिए? जो बहुत सीवियर होंगे, जिनके लिए या तो कैपिटल पनिशमेंट एक ऑप्शन है, या स्टेट गवर्नमेंट ने कम्यूट करके कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट किया है. बाकी केस में यह लागू होती नहीं. तो यहां पर इन 5 जजेस ने यह माना कि यह आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं है और यह आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का भी वायोलेशन नहीं है. अब इसमें इशू उठा, एम्बिट डिस्कस करने की बात आई आर्टिकल 72 और 161 की. यहां इन 5 जजेस ने एक मत होकर के यह जजमेंट दी कि जो पावर प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं या जो पावर गवर्नर इस्तेमाल करते हैं, वो इन पर्सनल कैपेसिटी, इन पर्सोनम नहीं करते. ये उनका व्यक्तिगत विवेक नहीं है. विवेक किसका है? कहते हैं कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करेंगे. वैसे भी जब आप आर्टिकल 74 को पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर यह स्पष्ट है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करेंगे. तो यहां 72 के पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते समय भी प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करेंगे. यहां पर इस मारूराम के जजमेंट में एक थ्योरी प्रोपाउंड की गई जिसको कहा गया लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. क्या है यह थ्योरी? लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू को प्रोपाउंड करते हुए मारूराम के केस में कहा गया कि जो सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, हम उसे स्क्रूटनी नहीं करेंगे. वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट नहीं होगा कि क्या सलाह दी गई. लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिन बेस के ऊपर सलाह दी गई, जिन कागजों के ऊपर सलाह दी गई, जिन डॉक्यूमेंट्स पर बेस करके इस सलाह को बनाया गया, हम उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की कैपेसिटी रखेंगे, हम उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. वहीं दूसरी ओर अगर प्रेसिडेंट के पावर का इस्तेमाल करके, पार्डनिंग पावर के इस्तेमाल में दिया गया ऑर्डर अगर मैलाफाइड इंटेंशन की ओर इशारा करे, अगर इरोनियस लॉ की ओर इशारा करे, एक ऐसे लॉ की बात करे जो इरोनियस है, दूसरी ओर अगर इररेलेवेंट चीजों पर ध्यान देकर के अगर वो ऑर्डर दिया गया है, या ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है जिसको देखना चाहिए था, या पूरे फैक्ट्स की जानकारी रखे बिना ही ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो इन ग्राउंड्स पर ऑर्डर को चैलेंज कर किया जा सकता है. कोर्ट जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट करेगी. कहां एक्सेप्ट करेगी? जहां आपके ऑर्डर से ही मैलाफाइड इंटेंशन नजर आता हो, जहां साफ साफ समझ में आता हो कि आपका डिसीजन इरोनियस लॉ पर है, यह लॉ का एक गलत इंटरप्रिटेशन है. फिर तीसरी बात वहां निकल के आती है कि जहां इम्प्रॉपर तरीके से आप अपने डिसीजन पे पहुंचे हैं, बिना फैक्ट्स को ध्यान में दिए हुए, टोटल फैक्ट्स आपके सामने रखे ही नहीं गए. फिर इसके बाद बात उठी कि जहां पर इररेलेवेंट चीजों पर आपने ध्यान दिया है, या रिलेवेंट चीजों पर जिन पर ध्यान देना चाहिए था आपने ध्यान नहीं दिया और डिसीजन ले लिया, क्लीमेंसी के पावर का इस्तेमाल कर लिया. तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर के दिए गए ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू अलाउ होगा. इसके बाद केस आती है केहर सिंह की. केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस आएगी. केहर सिंह साहब कौन थे ये बताने की जरूरत नहीं. मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी. क्या हुआ था? इनके फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग हैं. एक बार उसे भी आपके सामने डिस्कस कर देता हूं.
केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 सुप्रीम कोर्ट। यहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल जज बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, क्षमा कीजिएगा, और इसमें 5 जजेस थे। जस्टिस आर.एस. पाठक जो चीफ जस्टिस थे, ई.एस. वेंकट रमैया, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस एम.एन. वेंकट चालिया और जस्टिस एन.डी. ओझा। फैक्ट्स क्या थे 2 मिनट में उसे आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। केहर सिंह और अदर्स को कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में है, और सेक्शन 302 फॉर द मर्डर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय केहर सिंह डिसमिस कर दिया गया था 7 सितंबर 1988 को, और फिर उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट की, उसे भी डिसमिस कर दिया गया। ऑन 14 अक्टूबर 1988, ध्यान दीजिएगा 14 अक्टूबर 1988 को 1988 सन ऑफ केहर सिंह आते हैं आर्टिकल 72 में मर्सी पिटीशन लेकर, पार्डनिंग पिटीशन लेकर। क्या कहते हैं? प्रेजेंटेड ए पिटीशन टू द प्रेसिडेंट फॉर ग्रांट ऑफ पार्डन अंडर आर्टिकल 72 ऑन द ग्राउंड दैट द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द क्रिमिनल केस एस्टैब्लिश्ड दैट केहर सिंह वाज इनोसेंट and verdicts of courts was erroneous. He also demand personal appearance. ध्यान दीजिएगा, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो जजमेंट्स हैं वो इरोनियस हैं, और जब आप देखेंगे प्रोसीडिंग को तो एस्टैब्लिश हो जाएगा कि मेरे पिता केहर सिंह बिल्कुल इनोसेंट है। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि पर्सनल अपीयरेंस हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हम केस को एक्सप्लेन कर सकें प्रेसिडेंट आपको। His request for hearing was not accepted on the ground that it was not in accordance with the well established practice in respect of consideration of mercy petition. मर्सी पिटीशन को फॉलो करने का जो एक सेट तरीका था उस हिसाब से ये नहीं था, इसलिए उनकी हियरिंग की चीजों को इनकार कर दिया प्रेसिडेंट ने। अब देन हिज काउंसिल, अब उसके वकील साहब आते हैं, wrote a letter refusing the existence of any practice. कहते हैं वकील साहब कि ऐसी कोई प्रैक्टिस आज तक बनी ही नहीं है, इसलिए आप इसका इस तरीके से जवाब न दें। इसकी भी रिप्लाई आती है, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रिप्लाइड दैट प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ही कैनॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस फाइनली डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड मर्सी पिटीशन विल बी डील्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस पिटीशंस वेयर रिजेक्टेड। अब यहां पर जो प्रेसिडेंट साहब ने रिजेक्शन का ग्राउंड बनाया वो ये बनाया कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो केस को डिसाइड किया है उसके मेरिट की स्क्रूटिनी हम नहीं कर सकते हैं, और आपकी जो मर्सी पिटीशन होगी वो आर्टिकल 72 के प्रोसेस जो है उसी तरीके से आगे चलेंगे और आपकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है। अब मामला एसएलपी लेकर आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 इशू निकले। कौन कौन से? इशू नंबर 1, इशू फर्स्ट क्या है? इशू फर्स्ट था वेदर प्रेसिडेंट कैन scrutinize the decision delivered by court. पहली चीज। इशू नंबर 2 क्या है? इशू नंबर 2 है वेदर पिटिशनर है राइट ऑफ हियरिंग, क्या उसे सुनवाई का अधिकार है? इशू नंबर 3 ambit of judicial review of order under 72/161 COI। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन आर्टिकल्स में दिए ऑर्डर के
जुडिशियल रिव्यू की एम्बिट क्या होगी। सबसे पहले आते हैं, क्या प्रेसिडेंट स्क्रूटनाइज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के दिए गए डिसीजन को। अब इसका जवाब देते हुए यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केहर सिंह में लिखती है, टू एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर कैन बी नो एट्रीब्यूट्स मोर इंपॉर्टेंट देन द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, एंड the right of life and liberty is a paramount consideration, paramount duty for any government। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, सीधे सीधे कहती है कि किसी भी सभ्य समाज में अगर कोई सबसे पहले कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तो वो किसी व्यक्ति के प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता है। और ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये सरकारों का दायित्व भी बनता है। और दूसरी ओर यही सुप्रीम कोर्ट आगे डिस्कस करती है कि चाहे अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो चाहे पावर लेजिस्लेचर इस्तेमाल कर रहे हो या एग्जीक्यूटिव इस्तेमाल कर रहे हो या जुडिशरी इस्तेमाल कर रही हो, all powers which can be capitalized either by the legislature or by the executive or by the judiciary, the source of all these powers are the we the people of India। वी द पीपल ऑफ इंडिया ही सोर्स हैं। हम तीनों जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, वो जो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे अगर कोई सोर्स खड़ा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो है कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है। और जुडिशरी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन है, वो भी एक इंसान है, गलती उनसे भी हो सकती है। तो उनकी गलती को दूर करने के लिए, उनके इस मिस्टेक को रिफॉर्म करने के लिए ही आर्टिकल 72 और 161 में क्लीमेंसी का पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को दिया गया है। इसलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों में से कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय कोर्ट ऑफ लॉ के दिए डिसीजंस की मेरिट को चेक कर सकते हैं। यू हैव द कैपेसिटी एंड पावर टू स्क्रूटनाइज, टू गो थ्रू द जजमेंट। आप पूरी जजमेंट, पूरे प्रोसेस को स्क्रूटनी कर सकते हैं। आपकी स्क्रूटनी करने से हमारे जुडिशियल पावर पे, हमारे जुडिशियल कैपेसिटी पर, हमारे जुडिशियल एम्बिट पर कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे यहां इसकी कोई भी, इससे हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इन्होंने कोट किया इस बेंच ने इन केस ऑफ यूएस वर्सेस बेंच, और जस्टिस थे जस्टिस सदरलैंड। क्या कहते हैं, फॉर द इशू नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन उठाई इन केस ऑफ यूएस वर्सेस बेंच, जस्टिस सदरलैंड। क्या कहा इन्होंने कहा द जुडिशियल पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सेंटेंसेस आर रेडियली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। जजमेंट इज ए जुडिशियल फंक्शन एंड टू कैरी जजमेंट इनटू इफेक्ट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सीधा सीधा इन्होंने कहा कि जजमेंट तक पहुंचना एक जुडिशियल काम है, लेकिन जजमेंट को इंप्लीमेंट करना ये एक एग्जीक्यूटिव काम है। टू कट शॉर्ट सेंटेंस बाय एन एक्ट ऑफ क्लीमेंसी इज एन exercise of an executive power which abrogates the enforcement of the judgment but does not alter its quality of judgment। सीधा सीधा इन्होंने कह दिया कि आप जो क्लीमेंसी का पावर इस्तेमाल करते हैं वो एक एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हैं, वो उसके सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को आप उसको चेंज करते हैं या उसको आप रोकते हैं, लेकिन हमारे जजमेंट की क्वालिटी को वो इंटैक्ट बनी रहती है, उस पर कोई भी असर नहीं आता। इसलिए आप किसी भी, जो भी हमने डिसीजन दिया है, आप उसकी स्क्रूटनी प्रेसिडेंट जब 72 के पावर का इस्तेमाल करें या गवर्नर 161 के पावर का इस्तेमाल करें, कर सकते हैं। अब आते हैं इशू नंबर 2 पर। इशू नंबर 2 क्या था कि क्या जो पिटिशनर है उसे हियरिंग का राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हियरिंग का राइट नहीं है, ये राइट के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। हां, अगर प्रेसिडेंट स्क्रूटनी कर रहे हैं, स्क्रूटनी करते समय कुछ बातों को उन्हें और क्लियर करना है, और उन बातों को क्लियर करने के लिए अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं, इट इज अ प्रिविलेज ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रिविलेज है प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, ये उनका जुरिडिक्शन है
कि वो चाहें तो आपको परमिशन ग्रांट कर सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से आए, अपने एडवोकेट के माध्यम से आए और जो बातें उनको क्लियर करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एज ए राइट के रूप में इस्तेमाल नहीं मांग सकते, आप इसे क्लेम राइट की तरह नहीं कर पाएंगे। अब बात उठेगी नंबर थर्ड इशू की। थर्ड इशू मींस एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या होगा। जस्टिस केहर सिंह में फिर से जजेस ने मारूराम को कोट किया और कहा कि हमें कोई एग्जाम्पल सेट्स करने की जरूरत नहीं और ऐसे एग्जाम्पल सेट्स कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा कि इस कंडीशन में हम जुडिशियल रिव्यू लेंगे और इन कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पे डिपेंड करेगी। और जो बातें मारूराम में एस्टैब्लिश की जा चुकी हैं कि अगर मैलाफाइड इंटेंशन निकल के आएगा, अगर इरोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ निकल के आएगा, अगर रिलेवेंट चीजों पर आप ध्यान नहीं दिए होंगे या इररिलेवेंट चीजों पर ध्यान देकर आपने डिसीजन दिया होगा या बिना प्रॉपर सारी जानकारी के आपने डिसीजन दिए होंगे, तो मारूराम जो कह रहे थे जजमेंट में, मारूराम के केस में जुडिशियल रिव्यू अलाउ की जाएगी, उसी बात को हम यहां भी रीअफर्म कर देते हैं। अब केहर सिंह के बाद एक इंटरेस्टिंग मुकदमा आता है, वो आता है स्वर्ण सिंह का उत्तर प्रदेश के साथ। इन चारों मुकदमों के बाद एक पर्सनल ओपिनियन जो है वो आपके सामने जरूर शेयर करूंगा कि आप क्लीमेंसी के जो पावर का इस्तेमाल, देखिए जैसे जैसे समय आगे गया, जैसे जैसे समय आगे गया, हमारी विधायिका जो लेजिस्लेचर हैं उनकी क्वालिटी में एक डिप्रिसिएशन आया और ये जो डिप्रिसिएशन आया ये आपको क्लीमेंसी के पावर का इस्तेमाल करते समय भी दिखाई देगा। पहले बात करते हैं स्वर्ण सिंह केस की। स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में दूधनाथ जी एमएलए रहते हैं। अब बात उठेगी कि आखिर स्वर्ण सिंह कौन है। स्वर्ण सिंह मरने वाले के बेटा हैं। स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन थे जी? दूधनाथ। नाम बड़ा प्यारा, काम उससे भी प्यारा। एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे और इन्होंने मर्डर कॉज किया था जोगिंदर सिंह का। देख लीजिए काम, मर्डर कॉज किया था जोगिंदर सिंह का। ये जब मर्डर इन्होंने कॉज किया तो इनको इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया। ही फाइल्ड अपील बिफोर हाई कोर्ट एंड एसएलपी बिफोर सुप्रीम कोर्ट, बट ऑल थिंग्स मूव इन वेन। किसी भी जगह इनकी मदद नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्नर के सामने एप्लीकेशन लगाई रिप्राइव और रिमिशन ऑफ सेंटेंस के लिए, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन्होंने सेकंड पिटीशन लगाई। अब पहले और सेकंड पिटीशन में थोड़ा दिमाग देखिए, कितने चतुर चालाक इंसान थे दूधनाथ जी। He filed second petition without disclosing his earlier petition, as well as he didn't disclose that 5 other murder cases has pending against him. दूधनाथ जी ने जो दूसरी पिटीशन लगाई, पहली पिटीशन को गोल कर गए और साथ में ये बात भी हटा गए कि भाई साहब के ऊपर 5 और मर्डर के मुकदमे अभी चल रहे थे। इस बीच में चूंकि ये सिटिंग जज, सिटिंग एमएलए थे, तो सिटिंग एमएलए थे, इनको कन्विक्शन हो गई, इनको अपनी सीट खाली करनी पड़ी। सीट खाली करने के बाद बाईपोल इलेक्शन हुए, वहां इनकी सीट पर इनकी पत्नी एमएलए के रूप में जीत गई। लीजिए साहब, मतलब दमदार आदमी थे। अब वो सिटिंग एमएलए हो, जिसके बाद इनकी पत्नी एमएलए बन जाती हैं। अब वो फिर से रिमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करती हैं और सेकंड जो एप्लीकेशन दी गई, इसको गवर्नर उत्तर प्रदेश ने अलाउ कर दिया 9 फरवरी 1991 को। सेकंड पिटीशन अलाउ हो गई ऑन 9 फरवरी 1991। द वाइफ ऑफ डिजीज्ड, अब जोगिंदर सिंह जिनकी मृत्यु हुई थी, इनकी पत्नी ने अपील फाइल किया, कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने।
कि ये जो ऑर्डर है गवर्नर का, ये ऑर्डर ठीक नहीं है, ये जस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट लॉ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा वी कांट गो बैक द ऑर्डर ऑफ, गो बिहाइंड द ऑर्डर ऑफ गवर्नर। हम गवर्नर के दिए गए आदेश का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ये कहकर उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दी। और जब डिसमिस कर दी तो अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, और अपील लेके आए जोगिंदर सिंह के बेटे स्वर्ण सिंह। इसीलिए इस मुकदमे का नाम पड़ा स्वर्ण सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूधनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखी। क्या प्ली लिया? प्ली उन्होंने लिया कि गवर्नर ने जो 161 का ऑर्डर दिया है वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के बाहर है, उसे आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट विच इज फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अंडर विच पीपल ऑफ इंडिया हैव प्रोवाइडेड constitutional power to certain organs, institution and functionaries to exercise these power as per constitution। यहां पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के ऑर्डर को क्वैश कर दिया। क्यों क्वैश किया? उन्होंने कहा कि पहली बात, जो पिटिशनर हैं दूधनाथ जो लेके आए हैं पिटीशन रिमिशन कराने के लिए, ये क्लीन हैंड्स के साथ नहीं आए हैं। इन्होंने खुद छिपाया है कि इनके ऊपर और भी 5 केसेस पेंडिंग है। इन्होंने खुद छिपाया कि पहले भी ये पिटीशन दे चुके थे जिसे डिसमिस किया गया था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक और बात गलत बोली अपने पिटीशन में। इन्होंने कहा था कि मेरी फैमिली में कोई भी एडल्ट मेंबर अवेलेबल नहीं है मेरे अलावा। ये बात गलत थी। इनकी पत्नी खुद ही एमएलए के रूप में काम कर रही थी, तो वो खुद ही एडल्ट पर्सन थी। इन सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहां जस्टिस बैठे थे जस्टिस केटी थॉमस और जस्टिस एम श्रीनिवासन। इन दोनों जजेस की खंडपीठ ने जो गवर्नर का ऑर्डर था उसे क्वैश कर दिया। मारूराम की जजमेंट में जो ग्राउंड बनाए, जो केहर सिंह में रीअफर्म किए, उन ग्राउंड्स को डील किया कि यहां जो आपने डिसीजन लिया है वो फैक्ट्स को बिल्कुल बिना पूरी तरह जाने, बिना पूरी तरह समझे आपने डिसीजन लिया है। इस डिसीजन को उन्होंने क्वैश कर दिया। अब इसके बाद चौथी केस आती है एक और विधायक की। ये विधायक नहीं थे, हार गए थे, लेकिन थे बड़े बाहुबली। और केस का नाम है उपुरु सुधाकर एंड अनदर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उपुरु सुधाकर। इस केस में बैठेंगे जस्टिस अरिजीत पसायत। और 2006 की इस जजमेंट में अरिजीत पसायत सर ने बिल्कुल एम्बिट को दूध का दूध पानी की पानी की तरह क्लियर कर दिया, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखते हैं उपुरु सुधाकर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जजमेंट आती है 11 अक्टूबर 2006 को। क्या थे? पहली बात, उपुरु सुधाकर कौन? देखिए, किसी भी केस को पढ़ते समय, ये मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में भी और स्टूडेंट्स कम्युनिटी से भी, कि आप केस के नाम को तभी याद रख पाएंगे जब आप ये समझ पाएंगे कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है आखिर वो कौन है, क्या उसकी ऐसी कौन सी समस्या थी जिसके कारण वो वहां तक पहुंचा है। अदरवाइज आप लिखते हैं इन वेरी लीडिंग केस ए वर्सेस बी, जिस पर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, मार्क्स जितने मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो उपुरु सुधाकर कौन थे? ये थे सन ऑफ लेट उपुरु चिन्ना रामासुबैया, जो कि मरते हैं। सन ऑफ लेट उपुरु चिन्ना, इनका नाम है, रामासुबैया सुबिया। इनका मर्डर होता है और इसके साथ साथ who was murdered
बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2, इनका मर्डर हुआ और साथ में एक और व्यक्ति अंबी रेड्डी का मर्डर हुआ। अंबी रेड्डी ऑल्सो मर्डर। इन दो लोगों का मर्डर हुआ। रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि एमएलए का इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, इन्होंने इनके ऊपर चार्ज लगे कि इन्होंने मर्डर कॉज किया उपरू चिन्ना रमासुबैया और अंबी रेड्डी का। इसके लिए क्या हुआ, इनका ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद इनको पनिशमेंट दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया पनिशमेंट को, और पनिशमेंट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इतना किया कि सेक्शन 302 से निकालकर 3041 आईपीसी में ले गए और 10 साल पनिशमेंट की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया। अब आते हैं, इन्होंने रिमिशन के लिए एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन जब पहली बार दी गई तो एलआईयू और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने रिपोर्ट लगाई कि इनको इनकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए था, और इन्होंने जो पैरोल करने के लिए जो अपने सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पैरोल ग्रांट होने के 10 दिन बाद ही उसे कैंसिल कर दिया गया। इस बीच में वहां फिर से इलेक्शन होते हैं और इनकी पत्नी भी वहां से एमएलए इलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वो एक सीरीज चलती है, बार बार पैरोल मांगती हैं, पैरोल इनको मिलती रहती है। अब पैरोल मिलती रहती है और फाइनली ये दोबारा पिटीशन लेके खड़ी हो जाती हैं गवर्नर के यहां रिमिशन कराने का। और इस बार वही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वही एलआईयू डिपार्टमेंट, वही प्रोबेशन ऑफिसर जो कल तक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर विरोध कर रहा था पैरोल का, रिमिशन का, अब समर्थन की बात करता है। कहता है कि इनकी पत्नी तो विधायक है ही, उनके साथ पुलिस की सिक्योरिटी है ही, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप इन्हें रिमिशन देते हैं, अगर आप इनके फेवर में ऑर्डर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बदला क्या था साहब? बदला था सत्ता का खेल। सत्ता में वो पार्टी आ गई थी जिस पार्टी से इनकी पत्नी विधायक थी, और इस कारण से क्या हुआ, रिमिशन के जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। एसएसपी और एलआईयू और प्रोबेशन ऑफिसर किस खेत की मूली हैं। रातों रात रिपोर्ट्स बदल गई, लॉ एंड ऑर्डर की सारी समस्या दूर हो गई। लेकिन मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और मामला पहुंचा, और मामले में जो मुख्य बिंदु उठा वो उठा जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्डनिंग पावर का। अब यहां पर जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्डनिंग पावर के एम्बिट को बिल्कुल क्लियर किया गया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस को कोट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं चाहूंगा कि आप उन्हें भी थोड़ा नोट कर लें। केस आती है इन केस ऑफ आर वर्सेस जस्टिस ऑफ लंदन की। इन केस ऑफ आर वर्सेस जस्टिस ऑफ लंदन, in case of R versus Justice of London, क्या कहा गया यहां कहा गया where a public authority was given power to determine mandamus, where a public authority was given power to determine any matter, mandamus would not lie to compel it to reach some particular decision, but if public official works on erroneous basis, judicial review may be। समझिए इसे, कहता है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी को आपने पावर दिया है, क्या चीज का, किसी चीज को डिटरमाइन करने, तो आप मैंडेमस एक आदेश नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल, ये नहीं देंगे आप, क्या कि आप सच एंड सच डिसीजन लीजिए। अगर उसके पास ऑप्शन है, एक से ज्यादा डिसीजन लेने की बातें निकल के आ रही हैं, वो किसी को पिक कर सकता है। आप ऐसा आदेशित नहीं करेंगे कि अमुक वाला डिसीजन आपने क्यों नहीं लिया, अमुक वाला डिसीजन आपको लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन अगर उस पब्लिक अथॉरिटी ने
उस ऑफिशियल जो अपने काम को किया है वो इरोनियस लॉ है, वो गलत इंटरप्रिटेशन पे करके चले हैं, कुछ मैलाफाइड इंटेंशन समझ में आ रहा है, तो वहां जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये बात आई आर वर्सेस जस्टिस ऑफ लंदन के केस में। इसके बाद यहां पर डील किया गया टाटा सेलुलर कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को। टाटा सेलुलर कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां बताया गया कि कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है, कोर्ट्स आर बाउंड टू आंसर। कौन सी केस है? टाटा सेलुलर कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1994 की केस को यहां कोट किया। क्या कहा? कोर्ट्स आर बाउंड टू आंसर। क्या आंसर देने के लिए कोर्ट्स बाउंड है? देखते जाएं। नंबर 1, whether a decision making authority exceeds its power। क्या डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी ने अपने पावर को एक्सीड किया है? नंबर 2, whether he committed an error of law। क्या इन्होंने लॉ की गलती की है? नंबर 3, whether he committed breach of principles of natural justice। क्या नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन किया गया है? चौथी बात निकल के आती है कि क्या एब्यूज ऑफ पावर है? पांचवी बात निकल के आती है कि क्या मैलाफाइड इंटेंशन निकल के आ रहा है? इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि कोर्ट्स को आंसर देना पड़ेगा। पहले ये कोर्ट्स को खुद आंसर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कि जो अथॉरिटी पावर का इस्तेमाल कर रही है, क्या वो अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड कर गई है, अपने पावर को एक्सीड कर गई है। नंबर 2 कहते हैं कि क्या उन्होंने लॉ की मिस्टेक कर रखी है। नंबर 3 कहते हैं क्या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन हुआ है, क्या उनकी चीजें जो है वो एब्यूज ऑफ पावर है, क्या उनका ऑर्डर मैलाफाइड इंटेंशन की ओर इशारा कर रहा है। और अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो जुडिशियल रिव्यू अलाउ होगी, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अब इन सारे जजमेंट्स को कोट करने के बाद, आफ्टर कोटिंग ऑल दीज डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इस मुकदमे में उपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अनडिनाइबल, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, दैट द जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डर अंडर आर्टिकल 72 और 161 as the case may be is available and their orders can be impugnated on following grounds। निम्नलिखित ग्राउंड्स के ऊपर आपके ऑर्डर चैलेंज किए जा सकते हैं। कौन कौन ग्राउंड? ऑर्डर पास्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जहां आपने बिना दिमाग लगाए ऑर्डर दिया है। नंबर 2, ऑन मैलाफाइड इंटेंशन। नंबर 3, टोटली एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन, ऐसी चीजों को आपने ध्यान दिया जो फालतू की थी, बेकार की थी, इररिलेवेंट थी। नंबर नेक्स्ट, रिलेवेंट मैटर्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन, रिलेवेंट जो मैटर थे उनको आपने ध्यान नहीं दिया। एंड ऑर्डर सफर फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस, और ऑर्डर सफर कर रहा है आर्बिट्रेरी प्रोसेस से। अगर ये इसमें से कोई ग्राउंड बनता है तो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, भले आपका ऑर्डर पार्डनिंग पावर के शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। इस केस में, उपुरु सुधाकर के केस में एक और बात निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर वर्सेस कोसाई जुडिशियल ऑर्डर। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर सामान्यतः लोग ध्यान नहीं देते, और कभी कभी इस पर अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या रिलेशनशिप है जब कोसाई जुडिशियल बॉडी के ऊपर कोर्ट्स जो है वो स्क्रूटनी का पावर इस्तेमाल करती हैं, और जब
एग्जीक्यूटिव क्लीमेंसी के पावर के ऊपर स्क्रूटनी के पावर का इस्तेमाल करती हैं, दोनों में क्या रिश्ता है उसे भी डिस्कस किया गया पुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में। देखिए यहां पर हेड बनेगा रिलेशनशिप, यहां है रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी एंड दूसरा क्या है कोसाई जुडी स्क्रूटनी और जुडिशियल रिव्यू ओवर कोसाई जुडिशियल ऑर्डर। ध्यान से देखिए क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द डिसीजन ऑफ ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक जजमेंट की ओर इन्होंने इशारा किया, वो जजमेंट कौन सी है, ए के कृपक KRAIPAK वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस कब की है, 1969 की। इस ओर इशारा किया और कहा जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कैन नॉट बी लार्जर देन इन केस ऑफ कोसाई जुडिशियल एक्शन। मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हायर कोर्ट जो रिव्यू का पावर इस्तेमाल करती हैं कोसाई जुडिशियल ऑर्डर के केस में, उससे बड़ी एम्बिट, उससे बड़े पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगी एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी के केस में। इफ हाई कोर्ट कैन नॉट सिट एज एन अपीलेट अथॉरिटी over the decisions and order of Kosai judicial authority, same rules will apply in administrative order. Why? Because administrative authorities have a certain amount of discretion. जब आप क्लीमेंसी देते हैं, जब आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कोई प्रिविलेज देते हैं, कोई प्रेरोगेटिव देते हैं, कोई उनको पावर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन मिला है। अब इस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके हो सकता है उनके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, 4 ऐसी चीजें निकल के आ रहे हैं, उसमें से वो किसी एक डिसीजन को चूज कर लेते हैं। तो आप उसे इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं करेंगे, इस ग्राउंड पे आप चुनौती नहीं दी जाएगी कि आपने वही वाला डिसीजन क्यों चुना। भाई इतना उसको डिस्क्रिशन है, और अगर उसने उस डिस्क्रिशन का सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि उसने जो ऑप्शन चुना हो वो जजेस को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी वो अपने कार्यक्षेत्र में बिल्कुल सही माना जाएगा। बट क्या आगे कहते हैं, when the action is so unfair or unreasonable that no reasonable person would have taken that action, court can intervene। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी का जो इस्तेमाल किया है वो इस तरीके से किया गया है कि कोई भी रीजनेबल मैन उस एक्शन को नहीं करता, तब वहां पर आप जुडिशियल इंटरवेन कर सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ। तो यहां पुरु सुधाकर के केस में पूरी तरह से एम्बिट को फिक्स किया गया कि आखिर आर्टिकल 72 में और 161 में जो पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट और गवर्नर करेंगे, उन पावर्स के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं, क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या उसकी एम्बिट है, सारी चीजों को इस केस में एस्टैब्लिश किया गया। इतनी बातें रही आर्टिकल 72 और 161 में डिस्कस किए गए पार्डनिंग पावर को लेकर। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी एनालिसिस आपको इस टॉपिक को समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने मित्र पीयर्स मंडली में शेयर कीजिए। बहुत लेक्चर सीरीज, वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगला जो टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे वो एक अलग टॉपिक है। उसकी डिमांड की है लोकेश जी ने, और लोकेश जी ने कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो मेल बिना वसीयत किए मर जाए और जो फीमेल की जो प्रॉपर्टी है बिना वसीयत वाली, आखिर इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इन बातों को डिस्कस किया जाए। तो अगला वीकेंड लेक्चर जो होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर के होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।